नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके पसंदीदा YouTube चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी में। दोस्तों, हमने पिछली क्लासों के अंदर हमने दो क्लास जो हमने यहाँ स्टार्ट की थी, हमने बीएसटीसी के एंट्रेंस एग्जाम को देखते हुए, यानी कि बीएसटीसी का एंट्रेंस एग्जाम जो अभी होने वाला है उसको देखते हुए हमने उस एग्जाम में आने वाली वो शिक्षक अभिरुचि को हमने शुरू किया था। उसकी हमने दो क्लास यानी कि उसके दो टॉपिक हमने कंप्लीट पढ़ लिए थे, जिसमें पहला था सामाजिक परिपक्वता और दूसरा था नेतृत्व या लीडरशिप। आज दोस्तों हम उसकी तीसरी इकाई की बात करेंगे, जिसका नाम है संप्रेषण या कम्युनिकेशन। ये संप्रेषण होता क्या है, कम्युनिकेशन क्या होता है? हम जब एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से अपने विचारों का आदान प्रदान या कम्युनिकेट करता है या ट्रांसमिट करता है, एक सेंडर जो है वो रिसीवर को ट्रांसमिट करता है अपने थॉट्स को, तो वो चीज क्या कहलाती है? वो कम्युनिकेशन कहलाती है, संप्रेषण कहलाती है। अब इस संप्रेषण के अंदर क्या होता है कि जो सेंडर होता है या जो संदेश देने वाला जो व्यक्ति होता है, उसकी भाषा में स्पष्टता होनी बहुत जरूरी होती है। जब व्यक्ति की भाषा स्पष्ट होगी तो वो व्यक्ति अपनी भाषा के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति को अपने विचारों को समझा पाएगा, और जो समझाकर अगर वो व्यक्ति समझ जाता है तब एक संप्रेषण की प्रक्रिया क्या होती है? पूरी होती है। ये नहीं है कि हम किसी के सामने बोल रहे हैं और अगला हमारी बात नहीं सुन रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो वो बात संप्रेषण में नहीं आती है, वो कम्युनिकेशन नहीं होता है। कम्युनिकेशन कब होता है? कम्युनिकेशन तब होता है जब एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को कोई बात बता रहा है या अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहा है, अगर दूसरे सुनने वाला जो व्यक्ति है वो उसे उस विचार का या उस बात का अगर कोई फीडबैक दे रहा है, तो वो चीज संप्रेषण कहलाती है, तो वो चीज कम्युनिकेशन कहलाती है। तो दोस्तों, उसी संप्रेषण को हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि उस संप्रेषण का चक्कर क्या होता है, उस संप्रेषण की विशेषताएं क्या होती है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं। आपसे एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि दो व्यक्ति हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति उसकी बातें नहीं सुन रहा है, तो वो क्या चीज है? वो संप्रेषण है या नहीं है? अब बात आती है दो चीजें, एक होता है संप्रेषण और एक हम कहते हैं कि सूचना। इन दोनों में भी फर्क होता है कि सूचना क्या है, संप्रेषण क्या है। आज हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे। आज ये जो मतभेद इन दोनों के विचारों को लेकर जो अपने मन में एक थॉट्स बने हुए हैं कि विचार जो सूचना है और जो संप्रेषण है वो एक चीज है, एक चीज नहीं होती है, ये अलग अलग चीजें होती है। इनके अंतर को हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा जो आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संप्रेषण, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। इस संप्रेषण की जब हम बात करें तो संप्रेषण की एक सिंपल सी भाषा में अगर हम कहें तो सबसे पहली जो भाषा में हम इसकी कह सकते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पारस्परिक संबंध बनाने के लिए या संबंध बनाने की प्रक्रिया है। यानी कि एक व्यक्ति क्या करेगा, वो दूसरे व्यक्ति को, यानी एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से क्या करेगा? बातचीत करेगा। बातचीत करके अपने विचार जो होंगे, इसके माइंड में जो विचार होंगे वो विचार कहां जाएंगे? इस रिसीवर के पास जाएंगे। यानी ये व्यक्ति क्या कहलाता है? सेंडर कहलाता है, और ये क्या कहलाता है? रिसीवर कहलाता है। यानी इस सेंडर से निकलकर जो विचार जो इस रिसीवर के पास जाएंगे, तो इन दोनों के मध्य में क्या बनेगा? एक संबंध बनेगा या एक बॉन्ड बनेगा। वो बॉन्ड बनाने के लिए ये व्यक्ति क्या करता है? हर एक व्यक्ति या समाज के अंदर क्या करता है? एक बॉन्ड या एक संबंध बनाने के लिए इस प्रक्रिया यानी कि संप्रेषण प्रक्रिया का सहारा लेता है। ठीक है, तो ये तो हमारे शब्दों के अंदर हम अपने शब्दों में ये बात कह सकते हैं।
अब बात आती है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था कैथ डेविस। कैथ डेविस ने क्या कहा कि इसने सिंपल सी बात कही कि विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। विचारों का देखिए कि ये एक सेंडर है, ये एक व्यक्ति है, इसके माइंड में कोई विचार आया या कोई ऐसी कोई बात आई जो ये किसी अन्य व्यक्ति को बताना चाहता है। अब इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति के सामने अपने विचारों को रखा और इस व्यक्ति ने उस विचार को सुना, सबसे पहले सुना, फिर समझा और फिर इसे क्या दिया? फीडबैक दिया। फीडबैक देने के बाद में वो जो प्रक्रिया थी वो चीज क्या बन जाती है? कम्युनिकेशन बन जाती है। क्या बन जाती है? कम्युनिकेशन बन जाती है, यानी कि संप्रेषण बन जाती है। ठीक है। तब अगर इस व्यक्ति ने, मान लीजिए इस व्यक्ति ने, अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि संप्रेषण और आपकी इस सूचना के अंदर फर्क क्या है। अब देखिए, ये एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने कोई विचार या कोई बात को किसी माध्यम से या लिखा, किसी माध्यम का यूज किया, यानी कि लिखने का माध्यम, लिखा इसने, लिखकर इसने छोड़ दिया। अब इसने क्या किया कि ये जो दूसरा व्यक्ति था या अन्य कोई व्यक्ति जब तक इसकी लिखी हुई बात को पढ़ेगा नहीं, समझेगा नहीं, तब तक वो चीज क्या कहलाती है? सूचना कहलाती है। मान लीजिए आपके स्कूल के अंदर एक सूचना पट बना हुआ है, एक सूचना पट बना हुआ है। अब इस सूचना पट के अंदर कोई सूचना लिखी गई। अब ये सूचना तब जब तक सूचना है जब तक इस सूचना को कोई नहीं पढ़ेगा या कोई नहीं समझेगा। नहीं पढ़ने पर और नहीं समझने पर ये क्या कहलाती है? सूचना कहलाती है। अगर इसे किसी ने पढ़ लिया और इसे समझ लिया तो ये चीज क्या बन जाती है? सूचना क्या बन जाती है? संप्रेषण बन जाती है। ये फर्क होता है हमारा संप्रेषण और सूचना के अंदर। देखिए सिंपल सी बात है कि कोई बात जब कोई व्यक्ति नहीं समझता है, आप किसी को अपनी कोई विचार बता रहे हैं, अपनी कोई बात बता रहे हो और सामने वाला उस चीज को नहीं समझ पा रहा है, तब तक वो चीज क्या है? सूचना कहलाती है। और जब वो चीज वो समझ जाता है और उसके अनुसार आपको फीडबैक दे देता है तो वो चीज क्या कहलाती है? संप्रेषण। संप्रेषण हमेशा दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता। संप्रेषण के अंदर दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, दो से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। अकेला व्यक्ति कभी संप्रेषण नहीं कर सकता। आप किसी के सामने बोलते जा रहे हो, आप सब किसी के सामने बोलते जा रहे हो और आगे से आपको किसी प्रकार का कोई फीडबैक या रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो वो चीज आपकी सूचना बनकर रह जाएगी, वो संप्रेषण का रूप धारण नहीं करेगी। तो पहली बात तो ये कि संप्रेषण होता क्या है? संप्रेषण क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पारस्परिक संबंध बनाता है। कैथ डेविस ने क्या कहा कि विचारों का, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को जो विचारों का आदान प्रदान किया जाता है वो संप्रेषण कहलाता है। तो यहां तक बात समझ में आई। उसके बाद हम बात करेंगे संप्रेषण के उद्देश्य क्या है, कि संप्रेषण किस उद्देश्य से किया जाता है, इसके अंदर हमारा क्या उद्देश्य है कि हम संप्रेषण करें। देखिए सबसे पहली बात तो संप्रेषण के अंदर क्या होता है? किसी को प्रेरित करने के लिए सबसे पहला पॉइंट तो क्या है? सूचना देना। देखो उद्देश्य की जब हम बात करें तो सबसे पहला हमारा मकसद क्या होता है संप्रेषण का? किसी को सूचना देना। सबसे पहला हमारा मकसद क्या होता है? किसी को सूचना देना। फिर हम किसी को प्रेरित करने के लिए, यानी जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को, जैसे मोटिवेशन स्पीच आप सुनते हैं, मोटिवेशन स्पीच आप जब सुनते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है वो अपने विचार आप लोगों को बताता है और आप उनके विचारों को सुनते हैं, सुनकर आप उनको अपने व्यवहार में शामिल करते हैं, तो वो चीज संप्रेषण होती है। इसलिए एक संप्रेषण का माध्यम प्रेरित करना भी होता है, मोटिवेशन करना भी होता है। और एक और होता है किसी को चेतावनी देने के लिए। आप किसी को चेतावनी दे रहे हो कि यहां जाना मना है या इस जगह पे जाना मना है। जैसे आप देखिए आपके सार्वजनिक स्थानों पे लिखा होता है नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, यानी कि वो आपको क्या है? चेतावनी दे रहे हैं कि यहाँ स्मोकिंग करना मना है, यहाँ जुर्माना लगेगा आपके।
तो क्या होता है, वो सूचना है तब तक जब आप तक इसने नहीं पढ़ा और इसे नहीं समझा और समझ लिया तो ये संप्रेषण बन जाता है, और इसलिए चेतावनी देने के काम में क्या आता है, हमारा संप्रेषण आता है। ठीक है, चेतावनी देने के काम भी हमारा संप्रेषण आता है। उसके बाद व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए आप किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए भी आप इस संप्रेषण का माध्यम चुन सकते हैं। और जो सबसे मेन बात होती है हमारा अधिगम को सरल बनाना। देखिए अधिगम क्या चीज होती है, अधिगम को सरल बनाना। देखिए आप आगे चलकर मनोविज्ञान सब्जेक्ट को पढ़ोगे, आप जब बीएसटीसी करोगे तो आप एक मनोविज्ञान सब्जेक्ट को आप पढ़ोगे। उस सब्जेक्ट के अंदर जो आप कहते हो ना सीखना, जो आप कहते हो ना सीखना, और ये सीखना ही उस सब्जेक्ट की भाषा में क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। अब देखिए एक टीचर जो है वो क्लास के अंदर अनेक सारे बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उसकी भाषा क्या होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और सुलभ होनी चाहिए कि बच्चों को आसानी से वो चीजें समझ में आए। सिखा रहा है कुछ नई चीज तो वो अधिगम कर रहा है उनके साथ में। अधिगम का अर्थ ही क्या होता है, सीखना। तो सिखा रहा है, आप सीख रहे हो, तो आपको सीखने के लिए एक अच्छी भाषा की आवश्यकता होगी, और एक अच्छी भाषा होगी तो आपके बीच में जो कम्युनिकेट बनेगा एक टीचर और बच्चों के बीच में, वो सरल बनेगा और वो अच्छा बनेगा, एक अच्छा बॉन्ड बनेगा। इसलिए अधिगम को सरल बनाने के लिए संप्रेषण का माध्यम लिया जाता है। संप्रेषण की जो कम्युनिकेशन की जो टेक्निक है उसको यूज किया जाता है। तो ये हमारे उद्देश्य होते हैं संप्रेषण को करने के उद्देश्य, यानी कि संप्रेषण हम क्यों करते हैं। तो संप्रेषण करने के लिए हमारा एक सबसे बड़ा जो उद्देश्य होगा वो सूचना देना होगा, या हम किसी को प्रेरित करने के लिए भी ये कर सकते हैं, या हम किसी को देखिए सुझाव देने के लिए भी, आप अगर किसी को सुझाव देते हैं, सुझाव देने के लिए भी आप किसका यूज कर सकते हैं, संप्रेषण का यूज कर सकते हैं। सुझाव में भी क्या होता है कि हम एक व्यक्ति को अपने विचारों से अवगत करवाते हैं, या उसे उसकी जो कमियां हैं वो कमियां बताते हैं, और आगे से हमें उसके व्यवहार में उसमें परिवर्तन आता है, तो वो चीज कम्युनिकेशन बन जाती है। तो ये चीज उद्देश्य होते हैं हमारे कुछ, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, संप्रेषण करते हैं। तो दोस्तों ये थे उद्देश्य। अब हम बात करते हैं कुछ विशेषताओं की, कि संप्रेषण की क्या क्या विशेषताएं होती है। देखिए सबसे पहली जो विशेषता की हमने बात की थी, जो हमने परिभाषा के अंदर बात की थी, सबसे पहली विशेषता की अगर हम बात करें तो क्या होगी, सबसे पहली विशेषता पारस्परिक संबंध बनाने के लिए। पारस्परिक संबंध बनाने के लिए एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से संबंध बनाता है या अपने विचार रखता है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, संप्रेषण कहलाती है। तो दूसरी बात, संप्रेषण जो होता है वो उद्देश्य युक्त होता है। देखिए कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा संप्रेषण करने का, बिना उद्देश्य के आप किसी से बात तक नहीं करोगे। संप्रेषण उद्देश्य युक्त होता है। संप्रेषण जो होता है वो उद्देश्य युक्त होगा, यानी कि संप्रेषण करने के लिए कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा। जिन उद्देश्यों को हमने पढ़ा वो उद्देश्य कहीं ना कहीं हमारे साथ शामिल होंगे, तभी हम किसी के साथ में कम्युनिकेट कर पाएंगे। अब बात करते हैं संप्रेषण गत्यात्मक होता है। संप्रेषण क्या होता है, गत्यात्मक होता है। गत्यात्मक प्रक्रिया यानी कि गतिशील होगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार इसे क्या बोला जाता है, गत्यात्मक बोला जाता है। अब बात करते हैं कि संप्रेषण जो है, संप्रेषण पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव, जैसे आपका सामाजिक होना, आपके भावात्मक गुण, ठीक है, आपके सामाजिक, आपके भावात्मक, ये प्रक्रिया जैसी होती है। भावात्मक में आपकी भावनाएं, आपके संवेग, ठीक है, आपकी संवेदनाएं और आपके विचार। देखिए सामाजिक के अंदर आपके विचार भी आ सकते हैं, और भावात्मक में आपके संवेग, आपके विचार, आपकी भावनाएं, ये सभी प्रक्रियाएं क्या होती है, हमारी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं होती है। इन सभी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं,
संप्रेषण का सहारा लेते हैं। अब बात आती है संप्रेषण और सूचना में अंतर होता है, तो वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद बात करते हैं संप्रेषण के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, सिंपल सी बात है। उसके बाद संप्रेषण की प्रक्रिया जो होती है वो प्रभावशीलता, कुशलता और देखिए सबसे पहली बात हम यहाँ पर पढ़े तो देखिए संप्रेषण की जो प्रक्रिया होगी वो केवल सेंडर की कुशलता, यानी कि एक व्यक्ति है जो अपने विचार रख रहा है उसकी कुशलता, उसकी योग्यता पर निर्भर नहीं करती है। परंतु देखिए मैं आपको अपनी बातें बता रहा हूं, मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूं इसके माध्यम से, किसके माध्यम से, इस कम्युनिकेशन के माध्यम से। संप्रेषण का माध्यम हमने क्या चुन रखा है, यूट्यूब को चुन रखा है कि हम एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। इसमें मेरी योग्यता और मेरी कुशलता का होना अति जरूरी नहीं है, आप लोगों की योग्यता और कुशलता का होना भी जरूरी है। अगर आप लोग अपनी इच्छा अनुसार उस क्लास को सुनोगे और पढ़ोगे तो ही मेरा संप्रेषण या कम्युनिकेशन जो होगा वो सफल होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए सेंडर की कुशलता और योग्यता अहम नहीं होती है, रिसीवर की कुशलता और योग्यता भी अहम होती है। उसके बाद कि इसके अंदर क्या होगा कि एक वातावरण का प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है, यानी कि एक वातावरण और सांस्कृतिक प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है। यानी कि हम एक ऐसी जगह चले जाएं जहां पे हमारे इंडिया के अंदर हिंदी जो है वो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, और अगर हम कोई ऐसी भाषा या कर्नाटका साइड में अगर हम चले जाएं तो वहां हमारा कम्युनिकेट नहीं हो पाता क्योंकि हमें उनकी भाषा नहीं आती है। तो इसलिए वहां पे कम्युनिकेशन के अंदर एक बाधा उत्पन्न होती है, या एक कम्युनिकेशन की विशेषता भी हम उसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं संप्रेषण की प्रक्रिया की, या संप्रेषण की प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। देखिए आगे हम बात करते हैं संप्रेषण की प्रक्रिया। संप्रेषण की प्रक्रिया की जब हम बात करें तो देखिए संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से चलती है, हम उसकी बात करेंगे। कि देखिए सबसे पहले संप्रेषण की प्रक्रिया में एक व्यक्ति होता है जिसे हम बोलते हैं सेंडर, सेंडर या प्रेषक होता है, या हम उसे क्या बोलते हैं, प्रेषक बोलते हैं। अब ये प्रेषक क्या करेगा, किसी माध्यम से क्या करेगा, अपने संदेश का क्या करेगा, निर्माण करेगा। क्या करेगा, अपने संदेश का निर्माण करेगा। अपने संदेश का निर्माण करने के बाद में उस संदेश को क्या करेगा, लिखेगा। उस संदेश को क्या करेगा, लिखेगा या लिखना। ठीक है, 2 काम इसने कर लिए कि सबसे पहले जिस बात को या जिस विचार को हमें किसी को बताना है उसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं। यानी राइटर्स जो होते हैं वो उस विचार को क्या करते हैं, लिखते हैं सबसे पहले, फिर उसका निर्माण करेंगे, लिखकर उसका निर्माण करेंगे, और निर्माण करने के बाद में उसे क्या करेंगे, आगे प्रसारित करेंगे, यानी किसी रिसीवर के पास भेजेंगे। अब ये चीजों तीनों चीज मिलकर किसके पास चलेगी, एक रिसीवर के पास चली गई, यानी कि किसके पास चलेगी, ये संदेश बनकर किसके पास जाएगी। अब इस संदेश को भेजने का भी एक माध्यम होता है, एक माध्यम होगा। अब ये माध्यम किस प्रकार से होगा, इसके अंदर देखिए कि इसके अंदर कोई संकेत भी हो सकता है, संकेत भी हो सकता है और कोई चिन्ह भी हो सकता है। यानी कि हम किसी चिन्ह के माध्यम से या कोई संकेत के माध्यम से या लिखकर, पूरी बात को लिखकर भी हम हमारा संदेश क्या किसी माध्यम से किसके पास भेजते हैं, एक रिसीवर के पास भेजते हैं या ग्राही के पास भेजते हैं। हम जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, ग्राही कहते हैं, या रिसीवर के पास भेजते हैं। रिसीवर के पास संदेश भेजा। अब रिसीवर ने क्या किया, उस बात को सुना। सबसे पहले तो सुनेगा या उसको पढ़ेगा, पढ़कर उसकी व्याख्या करने की कोशिश करेगा, और व्याख्या करने के बाद में क्या करेगा, उसे आगे प्रसारित करेगा। किसके पास, वापस से सेंडर के पास में, वापस से किसके पास जाएगी, सेंडर के पास जाएगी, और वही माध्यम रहेगा इसका संदेश के अंदर कोई माध्यम चुनेगा और वो माध्यम किसके पास चला जाएगा, सेंडर के पास। यानी कि यहाँ एक फीडबैक बनता है। इस संदेश के रूप में उसको क्या मिलेगा, एक फीडबैक मिलेगा। यानी किसको मिलेगा, इस सेंडर को मिलेगा। यानी कि सबसे पहले प्रक्रिया क्या होती है, सिंपल से शब्दों में अगर हम समझे तो सबसे पहले एक व्यक्ति जो है वो अपनी बात किसी को कहना चाहता है या अपने विचार किसी के सामने रखना चाहता है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने विचारों को खुद एक
दिशा देगा, या उसे लिखेगा, या उसे पढ़ेगा, या समझेगा, खुद समझेगा, फिर वो किसी को अपनी बात बताएगा एक माध्यम के द्वारा, या उसको लिखकर बताएगा, या उसे मौखिक रूप से बताएगा, या कुछ संकेत का सहारा भी ले सकता है, इशारे से भी हम कुछ ना कुछ बता सकते हैं। वो एक माध्यम होगा, उस माध्यम से वो बात किसके पास जाएगी, जो वो बात सुनने वाला है, सुनने वाले के पास जाएगी। सुनने वाला क्या कहलाता है, रिसीवर कहलाता है। उस रिसीवर के पास वो बात गई, रिसीवर ने उस बात को ग्रहण किया। अगर बात लिखित है तो उसे पढ़ेगा, अगर मौखिक है तो उसे सुनेगा और समझेगा। सुनकर और समझकर उस बात को उस सेंटर के पास में फिर से प्रसारित करेगा, किसके माध्यम से, कोई माध्यम से, यानी कि संकेत से, या बोलकर या लिखकर। फिर वो बात किसके पास जाएगी, वापस से सेंडर के पास जाएगी, और सेंडर को एक फीडबैक मिल जाएगा उस बात का। फिर वो ये जो प्रक्रिया पूरी बनी है, ये चक्कर जो बनता है, ये चक्कर क्या कहलाता है, हमारा संप्रेषण कहलाता है। यानी कि सबसे पहले सेंडर ने कोई विषय वस्तु का निर्माण किया, वो बात किसके माध्यम से, कोई माध्यम से किसके पास गई, रिसीवर के पास गई, रिसीवर ने उसको समझा, और फिर से वो वापस बात किसी के फीडबैक के रूप में किसके पास पहुंची, सेंडर के पास पहुंची। और सेंडर के पास पहुंचते ही उसे वो बात, उसका वो जो प्रक्रिया थी एक संप्रेषण की, वो वहां पे कंप्लीट हो जाती है। तो ये संप्रेषण की हमारी क्या होती है, प्रक्रिया होती है। अब अगर हम बात करें प्रकारों की संप्रेषण के, तो देखिए ये तो एक प्रक्रिया थी संप्रेषण की। अब अगर प्रकारों की बात करें कि संप्रेषण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए संप्रेषण के जो प्रकार होते हैं ना, मात्र वो दो ही प्रकार के होते हैं। पहला संदेश के आधार पर, पहला संदेश के आधार पर, दूसरा किसी माध्यम के आधार पर। माध्यम के आधार पर देखिए, संदेश के आधार पर जो हमारे संप्रेषण के प्रकार होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अधोगामी संप्रेषण, अधोगामी संप्रेषण। दूसरा होता है ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, और जो तीसरा संप्रेषण होता है वो होता है समतल संप्रेषण। क्या होता है, समतल संप्रेषण। और माध्यम के आधार पर संप्रेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, लिखित संप्रेषण, या हम इसे क्या बोल सकते हैं, शाब्दिक संप्रेषण। क्या बोलते हैं, शाब्दिक संप्रेषण। और दूसरा होता है अशाब्दिक संप्रेषण। अब देखिए, शाब्दिक संप्रेषण के अंदर दो ही प्रकार होते हैं। पहला लिखित होता है, अगर शब्दों के अंदर कोई बात है तो पहली लिखकर होगी और दूसरी होगी मौखिक होगी। और अगर अशाब्दिक की बात करें, यानी कोई शब्द नहीं है, तो उसके अंदर एक प्रक्रिया होती है, वो होती है सांकेतिक। और सांकेतिक के आगे दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो है हमारा, वो क्या होगा, सांकेतिक के अंदर सबसे पहले अशाब्दिक के अंदर सांकेतिक में वाणी होगी। वाणी के अंदर जैसे हम कहते हैं हूं हाँ में अगर हम जवाब दें कि हाँ, कोई किसी ने कोई बात की और हमने गर्दन हिला के या हूं हाँ में जवाब दे दी, तो वो चीज क्या कहलाती है, वाणी के अंदर कहलाती है, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। उसके बाद चक्षु संप्रेषण। चक्षु संप्रेषण में हम आंखों के इशारे से उसको फीडबैक देते हैं, या आंखों के इशारे से हम हमारी बात रखते हैं। उसके बाद में स्पर्श। स्पर्श के अंदर क्या होता है कि हम किसी की पीठ थपथपाकर उसे शाबाशी दें, तो वो भी एक संप्रेषण का क्या होता है, माध्यम होता है। किसी ने हमारी बात कही और हमने उसकी पीठ थपथपा दी, तो हमने उसको एक फीडबैक दे दिया कि आपने कुछ काम अच्छा किया है, इसलिए वो स्पर्श संप्रेषण हमारा कहलाता है। अब बात करते हैं, यहां तक आपकी समझ है। माध्यम के आधार पर दो प्रकार के, शाब्दिक और अशाब्दिक। इसको समझिए पहले। शाब्दिक में लिखित, यानी कोई चीज है हमने अगर लिखकर, यानी कि सूचना पट पे आपने सूचना को लिखकर किसी को बताया, तो वो चीज क्या कहलाती है, लिखित संप्रेषण कहलाती है। मौखिक संप्रेषण, आपने बोलकर किसी को सूचना दी, अपने विचारों का आदान प्रदान किया, तो वो मौखिक संप्रेषण कहलाता है। शाब्दिक में सांकेतिक होता है, और सांकेतिक में तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहले वाणी, हाँ या ना में जवाब देना। चक्षु संप्रेषण के अंदर आंखों का इशारा, आंखों के इशारे से भी कोई बात रखना। और स्पर्श के अंदर उसकी पीठ थपथपाना या स्पर्श करके हम उसे अपनी बात रखते हैं, फीडबैक देते हैं। अब बात करते हैं संदेश के आधार पर संप्रेषण तीन प्रकार के होते हैं। पहला अधोगामी संप्रेषण, ऊर्ध्वगामी और समतल। अधोगामी के अंदर क्या होती है, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो उच्च स्तरीय पद पर बैठा है, उच्च स्तरीय पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या करता है, अपने निम्न स्तरीय कर्मचारी को कोई संदेश देता है या आदेश देता है। मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री अपने किसी कैबिनेट मंत्री को, मान लीजिए कोई अपने कैबिनेट मंत्री को
क्या कर देता है, कोई आदेश देता है कि आप ये काम कीजिए, तो वो चीज क्या कहलाती है, अधोगामी संप्रेषण कहलाती है। अब मान लीजिए ये कैबिनेट मंत्री कोई वो काम पूरा करने के बाद में उसका अगर कोई फीडबैक इस पीएम को देता है, उसका फीडबैक देता है, यानी निम्न स्तरीय कर्मचारी उच्च स्तरीय कर्मचारी अधिकारी को अगर कोई बात बताता है या अपने विचार रखता है, तो वो क्या कहलाता है, उर्ध्वगामी। यानी कि कैबिनेट के मंत्री, यानी कैबिनेट की जब बैठक होती है उसके अंदर जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री को क्या देते हैं, सुझाव देते हैं, वो जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, उर्ध्वगामी संप्रेषण कहलाती है। अब बात आती है समतल संप्रेषण की। समतल के अंदर एक मंत्री दूसरे मंत्री से अगर कोई बात करता है या एक कर्मचारी अपने सम्मान किसी कर्मचारी से बात करता है तो वो समतल संप्रेषण कहलाता है, यानी बराबर के लोगों से बात करना। अधोगामी के अंदर कोई बड़ा आपको छोटे को कुछ ना कुछ कह रहा है तो वो अधोगामी संप्रेषण। ऊर्ध्वगामी में छोटा बड़े को अगर कोई सुझाव दे रहा है या कोई अपनी बात रख रहा है तो वो ऊर्ध्वगामी संप्रेषण कहलाता है। और समतल में बराबर के लोगों से बात करना क्या कहलाता है, समतल संप्रेषण कहलाता है। तो ये बातें संप्रेषण के प्रक्रिया, संप्रेषण के प्रकारों की। संप्रेषण के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, और वो कौन कौन से हैं, संदेश के आधार पर और माध्यम के आधार पर। संदेश के आधार पर 3 और माध्यम के आधार पर 2, शाब्दिक और अशाब्दिक। ठीक है, यहां तक बात समझ में। उसके बाद हम बात करते हैं संप्रेषण के तत्वों की। ये संप्रेषण के अंदर कौन कौन से तत्व होते हैं। देखिए, संप्रेषण के तत्वों के अंदर दोस्तों सबसे पहले जो पॉइंट होता है वो हमारा यही होता है। अगर तत्वों की हम बात करें तो सबसे पहला तो होगा प्रेषक, यानी कि सेंडर होगा। सेंडर के बिना कोई भी बात अधूरी है, यानी कि कोई कहने वाला नहीं होगा तो कोई सुनने वाला भी नहीं होगा। अब प्रेषक के पास में क्या होगा, एक संदेश होगा। क्या होगा, एक संदेश होगा। अब इस संदेश को क्या करेगा, किसी माध्यम से और माध्यम के अंदर वो कोई सिंबल भी चुन सकता है या संकेत भी चुन सकता है। तो एक संकेत भी उसके अंदर होता है। वो संकेत कोई भी हो सकता है, मौखिक लिखित किसी भी प्रकार का संकेत हो सकता है। और संकेत रखने के लिए वो क्या करता है, अपने विचारों को क्रिया प्रदान करने के लिए इस संकेत का माध्यम, संकेत को क्यों चुनता है, अपने विचारों को क्रिया प्रदान करने के लिए, अपने विचारों को क्रिया प्रदान करने के लिए किसका सहारा लिया, संकेत का सहारा लिया। और जब विचारों को जब क्रिया प्रदान कर दी, फिर वो विचार किसके पास चले गए, एक रिसीवर के पास चले गए, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति के पास में जो उसकी बात सुनेगा। ठीक है, अब क्या करेगा, रिसीवर क्या करेगा, उस चीज को क्या करेगा, संदेश को पढ़ना और समझना। जब रिसीवर क्या है, उस संदेश को समझ लेगा और पढ़ लेगा तो उसे वो क्या देगा, फीडबैक देगा, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, पृष्ठपोषण कहते हैं। पृष्ठपोषण या फीडबैक देगा। और जब फीडबैक मिल जाएगा, और फीडबैक किसके द्वारा दिया जाता है, एक रिसीवर के द्वारा दिया जाता है या ग्राही के द्वारा दिया जाता है, एक रिसीवर के द्वारा दिया जाता है। और संप्रेषण का क्या होता है, संप्रेषण के अंदर संप्रेषण क्यों किया जाता है, कॉन्टेक्स्ट या कोई सिचुएशन के अंदर किया जाता है। जब हमारे पास कोई विचार हमारी समझ में नहीं आ रहे हैं, कोई बात हमें समझ में नहीं आ रही है, या हम ऐसी कोई चीज सिचुएशन हमारे सामने बनी हुई है कि हम हमारी बात किसी को बताना चाहते हैं, तो उस लिए वो उस सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं, संप्रेषण करते हैं। तो संप्रेषण के अंदर एक तत्व ये भी हो सकता है, संप्रेषण संदर्भ का मतलब यह है कि उस सिचुएशन से लिया गया है कि जिस सिचुएशन के अंदर में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति जो विचारों का आदान प्रदान करता है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, एक सिचुएशन के अंदर होती है। ठीक है, ये तो थे हमारे तत्व। उसके अंदर सबसे पहले तत्वों में देखिए, सबसे पहले प्रेषक, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने विचार रख रहा है, यानी उसे हम क्या बोलते हैं, सेंडर कहते हैं। फिर बात कर, सेंडर क्या रखेगा, अपना कोई संदेश रखेगा या कोई मैसेज रखेगा। क्या रखेगा, अपना कोई मैसेज रखेगा। और मैसेज के अंदर एक माध्यम होगा, एक मीडियम होगा। वो मीडियम संकेत होगा। संकेत के अंदर वो किसी भी प्रकार का संकेत या कोई सिंबल चुन सकता है, और सिंबल के अंदर कोई भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है और मौखिक रूप भी हो सकता है। और यह प्रक्रिया क्यों की जाती है, क्योंकि विचारों को अपनी क्रिया प्रदान करने के लिए संकेतों को क्यों चुना जाता है,
विचारों को क्रिया प्रदान करने के लिए, प्रसारित करने के लिए। और फिर प्रसारित करने के बाद वो चीज किसके पास चलेगी, रिसीवर के पास चलेगी, और रिसीवर ने उसको पढ़ा और समझा, पढ़कर और समझकर उसने क्या दिया, फीडबैक दिया। और फीडबैक किसके द्वारा दिया गया है, रिसीवर के द्वारा दिया गया है। तो ये एक प्रक्रिया चलती है हमारे तत्वों के अंदर, ये तत्व यूज किए जाते हैं हमारे संप्रेषण के अंदर। और अब बात करते हैं संप्रेषण की बाधाओं की। लास्ट अंतिम पॉइंट जो हमारा है वह संप्रेषण की बाधाएं, कि संप्रेषण करते वक्त कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें संप्रेषण की बाधाओं की, तो सबसे पहली जो बाधा है वो भौतिक बाधा होती है। देखिए भौतिक बाधाएं कौन कौन सी होती है, भौतिक के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है। एक तो हमारा वातावरण आता है, ठीक है। दूसरी, अगर आपके आसपास कोई बहुत सारा शोर हो रहा हो तो हम अपनी बात किसी के सामने नहीं रख पाएंगे। शोर भी हो सकता है, ठीक है, अनुकूल वातावरण भी हो सकता है। इस प्रकार से अगर कोई घटना अगर घटित हो रही है आपके सामने तो वो भौतिक प्रक्रिया के अंदर आती है और भौतिक बाधा कहलाती है संप्रेषण के अंदर, जिसके अंदर हम अपनी बात किसी के सामने नहीं रख पाते हैं। दूसरी बात तो है भाषा की बाधा। भाषा की बाधा की अगर हम बात करें, देखिए सबसे दूसरी जो बात है वह भाषा की अगर कोई कमी है, या ऐसी आप हिंदी बोलना जानते हैं और सामने वाला हिंदी नहीं समझ पा रहे, तो भी हम अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, कोई सांस्कृतिक रूप से अगर कोई व्यक्ति कहीं दूसरी जगह का और वो हमारी भाषा नहीं समझ पा रहा है, वो भी हो सकता है। तीसरी बात, हम कोई अस्पष्ट शब्द बोल रहे हैं या हमें ग्रामर का, व्याकरण का ज्ञान नहीं है, हमारी भाषा के अंदर अस्पष्टता है, तो भी हमारी बात दूसरे सुनने वाला व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। ये भाषा की बाधाएं होती है। उसके बाद मनोवैज्ञानिक बाधाएं। देखिए मनोवैज्ञानिक बाधा के अंदर क्या होता है कि कहने वाले का मन और सुनने वाले की इच्छा दोनों निर्भर करती है। अगर आपको कुछ कहने का मन होगा तो आप अपने विचार तो रख देंगे, परंतु सुनने वाले की इच्छा भी होनी चाहिए आपसे बात करने की। मैं यहाँ पे क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं, आपका मन नहीं होगा पढ़ने का तो आप पढ़ोगे नहीं, आप कोई भी बात को कम्युनिकेट नहीं करोगे मेरे साथ, क्योंकि आपकी इच्छा नहीं है। तो वो एक मनोवैज्ञानिक कारक होता है या मनोवैज्ञानिक कारण होता है हमारा संप्रेषण में बाधा डालने का, ठीक है। उसके बाद पृष्ठभूमि से संबंधित बाधा। उसके बाद क्या आती है, पृष्ठभूमि से संबंधित बाधा। यानी कि मान लीजिए कोई राजस्थान का व्यक्ति जो है, वो कहाँ चला गया, कर्नाटका चला गया। अब कर्नाटका जाने के बाद उसने तो अपनी मारवाड़ी को नहीं छोड़ना है, परंतु इस कर्नाटक के इस व्यक्ति को मारवाड़ी तो नहीं समझ में आएगी। तो क्या हुआ कि इस पृष्ठभूमि के अंदर जाकर संप्रेषण नहीं हुआ, इसलिए एक पृष्ठभूमि के संबंध में एक बाधा उत्पन्न भी होती है, ठीक है। उसके बाद प्रेषक और ग्राही के बीच संबंध, प्रेषक और ग्राही के बीच में क्या संबंध भी बाधा उत्पन्न करता है। यानी कि मान लीजिए प्रेषक जो है वो अच्छा पढ़ा लिखा है और ग्राही जो है वो बिल्कुल अनपढ़ है या बातों को नहीं समझने वाला है, तो भी क्या होगा, हमारी संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होगी। मान लीजिए आप विदेश में पढ़कर जब वापस से अपने गांव आते हैं तो फिर आपके जो बोलने का या बात करने का, जो सोचने का जो तरीका होता है वो बदल जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब हम हमारे बड़े बुजुर्गों से बात करते हैं तो हमारी बात को हम उनको नहीं समझा पाते हैं, क्योंकि वो सुनने वाला और जो कहने वाला है उनके बीच में बहुत सी सोच का अंतर होगा, और सोच के अंतर की वजह से क्या होगा, प्रेषक और ग्राही के बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में एक बाधा उत्पन्न होगी अपनी बात को रखने की और बात को समझने की या संप्रेषण उत्पन्न करने के लिए। फिर कोई माध्यम का न होना, या हम कह सकते हैं माध्यम की कोई बाधा। माध्यम के अंदर कोई उचित माध्यम नहीं होने का, या लिखित कोई माध्यम नहीं है आपके पास में अपनी बात रखने का, ठीक है। कोई टेक्निक नहीं है कुछ भी कहने की। जैसे मान लीजिए यूट्यूब नहीं होता तो हम इस लॉकडाउन के अंदर किस तरह से पढ़ते, सोचिए। तो वो हमारे पास कोई माध्यम ही नहीं होता, फिर हमारी पढ़ाई कैसे होती पूरी। तो वो एक माध्यम होना भी जरूरी होता है अपनी बात को किसी के पास रखने का। अब अगर मान लीजिए यूट्यूब के अंदर ऐसा होता है कि हम यहाँ पे क्लास लगा रहे हैं और आप आगे से कोई फीडबैक इसमें नहीं दे पाते, कमेंट का कोई ऑप्शन नहीं होता, तो फिर कैसे हमारा कम्युनिकेशन होता, कैसे हम आपके लोगों की बातें समझ पाते कि आपको कहाँ कमी आ रही है।
तो इसलिए एक माध्यम का होना जरूरी है और उस माध्यम के अंदर सुलभता और एक सरल वो होना बहुत जरूरी होता है। ये हमारे तत्व जो बाधाएं होती है वो हमारी संप्रेषण के अंदर सबसे पहली बाधा हमारी वातावरण पर निर्भर होती है जो भौतिक बाधा कहलाती है। दूसरी हमारी लैंग्वेज होती है कि अगर कोई अस्पष्ट लैंग्वेज नहीं है, हमारे पास कोई स्पष्ट लैंग्वेज नहीं है और सामने वाला उस लैंग्वेज को नहीं समझता। मनोवैज्ञानिक कहने और सुनने वाले की इच्छा। पृष्ठभूमि संबंध यानी कि कोई राजस्थान का व्यक्ति कर्नाटका जाने के बाद मारवाड़ी बोलेगा तो कर्नाटका वाले को तो नहीं समझ में आने वाली। प्रेषक ग्राही, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक संबंध होना जरूरी है, तभी कोई बात हो पाएगी और माध्यम किसी माध्यम के द्वारा हम अपनी बात रखते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा आज का टॉपिक था जो शिक्षण अभिरुचियों के अंदर जो थर्ड यूनिट है संप्रेषण या जिसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन, वो यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब हम चौथी यूनिट की ओर बढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ इसको शेयर करने की कोशिश कीजिए जो आपको उनका भी बेनिफिट हो सके कि आप उनको निःशुल्क इस सिचुएशन के अंदर यानी लॉकडाउन के अंदर जो एग्जाम अभी होने वाला है बीएसटीसी का एंट्रेंस एग्जाम, तब तक आपको एक अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा सके निःशुल्क बिल्कुल। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका।